महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स स्लैब में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है और ये वित्त अभी करीब 1.5 घंटे का बजट भाषण उन्होंने पढ़ा और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। और क्या कुछ है उस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की बजट पर आ रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है कि सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई है और ये इस करीब 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट के करीब गिरावट देखी जा रही है। ऐसा क्यों है, अचानक जो सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट बजट पेश करते ही क्यों हुआ है। लेकिन बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है वित्त मंत्री ने। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर सबकी निगाह रहती है, खासतौर पर जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कि टैक्स स्लैब की दरों में क्या बदलाव होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन उसको एज इट इज रखा गया है पिछले बार की ही तरह, यानी 12,75,000 तक की आय को, इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है। और क्या कुछ है प्रावधान उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पेश करते ही सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट दिखी है। अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे वित्त मंत्री का बजट भाषण आगे बढ़ता गया, जो मार्केट है उसमें लगातार गिरावट देखी गई है और ये करीब 2600 पॉइंट तक नीचे गिर गया था। इस समय भी करीब 1700-1800 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार को जो उम्मीदें थी सरकार से, वो उन उम्मीदों पर वित्त मंत्री खरी नहीं उतरी हैं। जबकि सरकार की तरफ से दावे हो रहे हैं कि भाई जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है वो 2027 में भारत में बन जाएगा। लेकिन अगर बाजार का ये रिएक्शन है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई जो 2022 का आपने टारगेट रखा था, अब 2022 की जगह 2027, मतलब एक पूरा पंचवर्षीय योजना ही आपने चेंज कर दी पूरी। और उसके बाद भी अब अगर बाजार से ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो बाजार तो साफ साफ बोल रहा है कि जो उम्मीदें वित्त मंत्री से रखी गई थी उन पर वो खरी साबित नहीं हुई हैं। और अब यदि बाजार की स्थिति यही बनी रहती है तो साफ है कि सरकार को, जैसे पिछले 2 साल पहले भी जब बजट पेश किया गया था तो उस समय भी शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई थी। तो उसको रिकवरी के लिए जो बजट है उसमें संशोधन किए गए थे। तो क्या कुछ संशोधन प्रस्ताव भी आएंगे अभी इसको लेकर, क्योंकि अभी बजट अभी रखा गया है, अभी इसको पास भी कराना है, तो उसमें भी कई संशोधन प्रस्ताव आ सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या संशोधन और होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो बाजार की प्रतिक्रिया है, जो अविनाश बता रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया रही है, यानी उसको बहुत आशा और उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए जैसे जैसे बजट भाषण आगे बढ़ता गया, सेंसेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई और अभी भी लगभग 1600-1700 पॉइंट उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 2600 तक ये पहुंच गया था जो सेंसेक्स में, जो सेंसिटिव इंडेक्स है उसमें गिरावट। तो ये बाजार को एक रिफ्लेक्ट करता है, बाजार की रिएक्शन को जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रतिक्रिया इसके अनुकूल नहीं है, यानी उसको बहुत उम्मीदें बजट से नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहां किस तरीके से जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएं। लेकिन जो बाजार की प्राइमरी जो रिएक्शन है वो यही बता रही है, क्योंकि शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट इस बजट भाषण के दौरान और उसके बाद तक दिखाई पड़ी है। करीब 1.5 घंटे का बजट भाषण रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। एक रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाया कि लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था जब बजट सत्र की शुरुआत पहले ही दिन, और इसको लेकर उन्होंने बहुत एक आशा भरी उस निगाह से देखा भी था कि बहुत अच्छा बजट होगा। लेकिन बजट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि जो टैक्स स्लैब की जो दरें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कई घोषणाएं भी की गई हैं और इसके अलावा कई 3 जो है एम्स की भी घोषणा की गई है और फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। चुनावी राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है, बहुत सारी चीजें और 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे, रेयर अर्थ को लेकर इसमें काफी घोषणाएं की गई हैं। तो बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन बाजार की जो रिएक्शन दिखाई पड़ रही है वो शायद ऐसा लग रहा है कि बाजार को बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है इस बजट से शुरुआती दौर में। हाँ नहीं बिल्कुल, वो बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है जिस तरीके का रिस्पांस मार्केट की तरफ से आ रहा है। और दूसरी बात कि जैसे आपने बात की कि चुनावी राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बार जो बजट पेश किया गया है, चाहे रियल अर्थ जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो 4 बनाए जा रहे हैं उसमें से 3 दक्षिण भारत से हैं जहाँ चुनाव होना है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं उसमें से 4 दक्षिण भारत से हैं, एक बंगाल को मिला है।
तो आपने पूरी तरीके से चुनाव की जो राज्य हैं उनको देखा है, और कुछ हद तक जो आंध्र प्रदेश है, चंद्रबाबू नायडू है जिनकी जो लिस्ट आई थी उस पर वो काफी कुछ ले गए हैं। लेकिन इस बार बजट भाषण में बिहार पूरी तरीके से गायब दिखाई दिया है। पिछले जो बजट पेश हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की और आंध्र प्रदेश की हुई थी, लेकिन इस बार पूरा का पूरा बजट भाषण ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दक्षिण भारत को समर्पित कर दिया गया हो। जो जैसे आपने बात की कि रियल अर्थ कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं वो एक केरल में बनेगा, एक आंध्र प्रदेश में बनेगा और एक तमिलनाडु में बनेगा, और उसी तरीके से हाई स्पीड कॉरिडोर में भी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के राज्यों के नाम ही मिलेंगे आपको सारे के सारे। तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर टिका हुआ था, और वही इस बजट में जैसे एक चुनावी राज्यों को क्या क्या तोहफे दिए जा रहे हैं वही सब उन्होंने पढ़ दिया वित्त मंत्री ने। लेकिन क्योंकि बजट की समरी है, अभी बहुत कुछ जब बजट भाषण जब वो पूरा बजट भाषण उसका देखा जाएगा तब पता चलेगा कि सरकार ने कौन। हाँ, बजट की कॉपियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन ये बहुत मोटा बजट होता है उसमें। उसमें जब देखा जाएगा तब बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में छोड़ दी हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पहले तो रेलवे का बजट भी अलग आता था, लेकिन आज के बजट भाषण में रेलवे का जिक्र तक नहीं हो रहा है। तो ये साफ है कि भाई रेलवे सुरक्षा का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में जो है। आप हाई स्पीड ट्रेनें तो चला रहे हैं, लेकिन रेलवे में सुरक्षा को लेकर आपने क्या उपाय किए हैं? जब आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो अब आप 200-250 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो आप उनकी सिक्योरिटी के लिए भाई जो पैसेंजर है उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी जैसे वंदे भारत आपने स्लीपर ट्रेन चलाई है बंगाल से आसाम के लिए, क्योंकि भाई उन दोनों राज्यों में चुनाव है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई सरकार की पहली प्राथमिकता कहाँ है कि जहाँ चुनाव है वहीं सबसे पहले आप ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो बजट का अभी बजट भाषण ये भी सामने आया है, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो धीमे धीमे करके सबको कुछ सामने आ जाएगा। अभी हम लोग जब इस बजट की समीक्षा कर ही रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार के बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, वहां पर जेडीयू के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। निश्चित तौर पर उनसे पूछा जाएगा कि जो पिछला बजट था उसमें तो बिहार के लिए इतनी ज्यादा चीजें दे दी गई थी कि ऐसा लग रहा था कि सारा पूरा बजट ही कहा जा रहा था कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है, लेकिन इस बार बिल्कुल खाली है। तो क्या ये अब दूसरे राज्यों को एक कंपेंसेट करने का तरीका है, यानी सबका साथ सबका विकास इस तरह से है कि जहां चुनावी राज्य है वहां दे दीजिए और बाकी राज्यों को तब देखा जाएगा जब वहां चुनाव आएंगे, कुछ इस तरीके से वहां। बहरहाल इसकी प्रतिक्रिया पर भी हम लोग नजर डालते हैं, लेकिन इस बजट को लेकर जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया आ रही है मार्केट से, बाजार से, वो बहुत ही निराशाजनक है, और शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से उसमें गिरावट आई है। 2600 और 2500 पॉइंट नीचे चला गया है। और उसके अलावा अब जो इस बजट को लेकर पहले भी अभी हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव की एक टिप्पणी आई थी बजट पेश करने से पहले, वो कह रहे थे कि बजट क्या, जब पूरी सरकार ही से कोई उम्मीद नहीं है तो फिर बजट से क्या उम्मीद रखी जाए। अब ये देखेंगे कि इस बजट पेश होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अविनाश जी, जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है बाजार की, वो बहुत ही प्रतिक्रिया जो है बड़ी निराशाजनक हमको दिखाई दे रही है। बहरहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी बजट पेश होने के बाद बजट को लेकर उनकी क्या शुरुआती प्रतिक्रिया है। उसकी जो है कितना। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जेब कतरे को जब जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान इधर उधर करता है। तो इस बजट में भी बस नाम इधर उधर होगा, कोई नई योजना की घोषणा होगी जो चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के होगी। चुनाव खत्म, घोषणा खत्म, 100 स्मार्ट सिटीज कहाँ है उसका कुछ पता नहीं चलेगा, और गरीब लोगों की जेब फिर एक बार काट ली जाएगी। गरीब जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद सिर्फ कागज तक दिखेगी, कागज के बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि 11 साल में नहीं दिखी है। 3 फाइल्स पे आप तो ये शेयर्स को लेकर, बजट को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी की ये प्रतिक्रिया है। और अभी भी जिस तरीके से शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, इसको लेकर एक साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बजट से फिलहाल जो बाजार है वो बहुत आशावादी नहीं है। एक निराशाजनक प्रतिक्रिया आई है शेयर मार्केट की तरफ से, बाजार की तरफ से, यानी जो बजट का एक सबसे पहली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया वहीं से आती है, सीधे उसका असर वहां दिखाई पड़ता है
कई बार ये होता है कि बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एकदम धड़ाम हो गया शेयर मार्केट, वो वाली स्थिति आ गई है। इसके अलावा सोने चांदी के दामों में भी पिछले 2 दिन से गिरावट ही देखी जा रही है, जबकि इतना बहुत ज्यादा उसमें दामों में बढ़ोतरी हो गई थी। पिछले 2 दिन से जो गिरावट थी वो आज भी जारी है और बजट पेश होने के बाद भी हम देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही हैं कि सोने और चांदी के दामों में गिरावट और ज्यादा हो गई है आज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसने सोना और चांदी का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और दूसरा, सरकार इस मुद्दे पर तो ये कह के बच सकती है कि भाई ये इंटरनेशनल स्तर से इसके दाम तय होते हैं, तो भाई जो दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है उसका असर पड़ रहा है। लेकिन जो शेयर मार्केट है, भारत का शेयर मार्केट, उसकी नज़रें पूरी तरीके से बजट पर टिकी हुई थी। और शुरुआत में जब वित्त मंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया तो आमतौर पर जो शेयर मार्केट था वो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनका बजट भाषण खत्म हुआ है, उसके बाद अचानक ही बाजार में हाहाकार की स्थिति मच गई है, क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन जब पूरा बजट भाषण वित्त मंत्री पढ़ गई और बाजार को कुछ भी एक तरीके से उम्मीद उनसे नहीं दिखाई दी, जो उम्मीदें थी वो एक भी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दी, तो उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो बाजार करीब 500 पॉइंट नीचे चल रहा था वो सीधा 2600 पॉइंट तक चला गया। अब उसके बाद अब उसकी रिकवरी की कोशिश की जा रही है। किस तरह, ये तो सबको पता है कि जब बाजार बहुत तेजी से गिरता है तो फिर सरकार की तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और उस पर किसी तरीके से रिकवरी की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अभी भी 1500 पॉइंट करीब नीचे बना हुआ है बाजार, तो ये साफ साफ है कि 1500 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट होती है और इसमें लाखों करोड़ों जो निवेशक होते हैं उनको ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। सरकार का या जो बड़े उद्योगपति हैं उनका तो बहुत नुकसान ज़्यादा नहीं होता उन सब चीज़ों में, एक आम निवेशक ही मारा जाता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वित्त मंत्री का जो विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो तो अपनी जगह है। भाई विपक्ष तो जो राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है, विपक्ष तो शायद ही कभी ऐसा कहे कि बहुत अच्छा बजट है और सत्ता पक्ष शायद ही कभी कहे कि बहुत खराब बजट है। लेकिन ये जो मार्केट की प्रतिक्रिया है ये तो बिल्कुल बजट से ही प्रभावित होती है और वो ये नहीं देखती है कि उसका राजनीतिक असर क्या होना है। हमारे साथ ही अविनाश भी कुछ और जानकारी लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से मार्केट को लेकर कि क्यों इतना, माफ कीजिएगा, यश है, यश त्रिवेदी। अविनाश तो पहले से ही हमारे साथ हैं, तो क्या लग रहा है यश, क्या कुछ पता चल रहा है कि ये मार्केट में ये हाहाकार वाली स्थिति क्यों दिखाई पड़ रही है? समीर जी, जिस वक्त जी वित्त मंत्री जी ने ऐसा क्या कर दिया? जी बजट भाषण जब शुरू हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, तब से ही लाल निशान पर जो है शेयर बाजार ट्रेड कर रहा था और धीरे धीरे हम देख रहे थे कि ये डिप बढ़ता ही चला जा रहा था। 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स की, उसके बाद 350-400 के बाद डायरेक्ट डिप मारता है 1000 पॉइंट्स और उसके बाद एक समय तो ऐसा भी आया कि 2300 से 2500 पॉइंट्स नीचे लाल निशान पर शेयर बाजार ट्रेड कर रहा था। एक तो जो घोषणाएं हैं, जो बातें हैं, जो तमाम तरह की बातें रखी, पॉइंट्स रखे निर्मला सीतारमण ने, उसका असर तो बाजार पर देखने मिलता ही रहा है, चाहे वो हर साल की बात करें। लेकिन एक जो मुख्य पॉइंट इसमें देखा जा रहा है, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, यानी जो पूरे बाजार का एक तरह से आईना होता है कि बाजार ग्रीन में है कि रेड में है, वो सीधा पूरा ये बताता है कि बजट जो आया है उस पर जो है इन्वेस्टर्स क्या रुख अपनाए हुए हैं, वो खुश हैं या नाराज हैं। इसमें एक घोषणा की गई है समीर जी, एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एक्ट, यानी कि जब आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं किसी ब्रोकिंग फर्म के तहत या एनएसई में, बीएसई में जब आप पैसा लगाते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको पैसा देना होता है, टैक्स देना होता है। वो अब तक था 0.02%, लेकिन अब इस बजट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 0.05%। इसको लेकर निवेशकों में जो है नाराजगी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सेम ट्रांजैक्शन के लिए, सेम खरीदी बिक्री के लिए उन्हें अब ज्यादा टैक्स देना होगा, 0.03% ज्यादा टैक्स देना होगा। ये तो है ही। इसमें एक और पॉइंट है समीर जी कि आप अगर घाटे में भी हैं और घाटे में आप अपना कोई सामान बेचकर निकल रहे हैं, कोई अपना शेयर्स बेचकर आप मार्केट से एग्जिट लेना चाहते हैं कि अब इससे ज्यादा गिरावट में नहीं झेल सकता, तो घाटे में भी आपको ये टैक्स देना होगा, यानी कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति यहां पर दिख रही है समीर जी। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन बड़ी गिरावट देखने में आई है कि शेयर मार्केट कैसे धड़ाम हो गया और एकदम हाहाकार वाली स्थिति वहां बनी हुई है। हालांकि रिकवर करने की कोशिश हो रही है, 2600-2700 पॉइंट नीचे चला गया, लेकिन अब वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लेकिन ये एक बड़ी निराशाजनक प्रतिक्रिया बजट के लिए कही जाएगी कि जैसे जैसे बजट भाषण अपना पढ़ रही थी वित्त मंत्री,
लाल निशान और बढ़ता चला जा रहा था, यानी जो सेंसेक्स है वो नीचे गिरता चला जा रहा था। तो ये प्रतिक्रिया, यानी सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई बजट के बाद, और वित्त मंत्री का भाषण खत्म होते ही शेयर बाजार बिल्कुल धड़ाम हो गया। और ये माना जा रहा है कि इसका मतलब इस बजट से बाजार को, निवेशकों को, उनको बहुत उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से अभी हमारे साथी यश ने बताया कि उस पर जो ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगता है उसको भी बढ़ाया गया, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि और भी बहुत सारे कारण होंगे कि ये अचानक सेंसेक्स में इतनी गिरावट क्यों आई। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये एक तो बड़ा कारण है कि आपने जो टैक्स था उसको डबल कर दिया। लेकिन बजट भाषण शुरू होने के बाद कभी भी ग्रीन निशान पर जो सेंसेक्स था वो पहुंचा ही नहीं। वो लगातार 400 500 अंक नीचे ही ट्रेड करता रहा। और जैसे ही उस ट्रेडिंग पर टैक्स की घोषणा हुई उसके बाद ये गिरावट ज़्यादा तेज हो गई थी। और दूसरी बात, एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज संडे का दिन था। संडे के दिन आमतौर पर शेयर मार्केट बंद रहता है, लेकिन आज बजट के चलते उसको खोला गया। जबकि इससे पहले आमतौर पर जब 1999 से पहले तो जो बजट पेश ही तब होता था जब शेयर मार्केट बंद हो जाता था, वो शाम के टाइम पे पेश किया जाता था। लेकिन आज संडे को बजट पेश हो रहा है और शेयर मार्केट भी ओपन हो रहा है। और दूसरी तरफ सराफा बाजार जो संडे को खुलता था उसको आज बंद किया गया कि भाई जो सोने और चांदी की कीमत जिस तेजी से ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू हुई है, तो उसके चलते जो व्यापारियों में एक तरीके से बहुत जबरदस्त घबराहट दिखाई दे रही है। और उसके चलते आज सराफा बाजार तो बंद था लेकिन शेयर बाजार खोला गया। सरकार को ये उम्मीद थी कि भाई जो सोने चांदी की कीमत डाउन हो रही है तो वो आज भी गिरेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आज शेयर बाजार उससे ज्यादा तेजी से गिरेगा। नहीं तो शेयर मार्केट ही आज नहीं खोला जाता कि भाई इसको इसी को बंद रखा जाता ताकि भाई जो रिफ्लेक्शन हो भाई अगले दिन के लिए रख दिया जाए, तो आज उस पर ज्यादा चर्चा ना हो। क्योंकि अब जो चर्चा का मुख्य मुद्दा यही बन गया है कि भाई जो बजट की जो पहली प्रतिक्रिया, सबसे पहली प्रतिक्रिया मार्केट से ही आती है। जैसे जैसे वित्त मंत्री का भाषण चलता रहता है मार्केट उसकी प्रतिक्रिया देता रहता है। विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से तो प्रतिक्रिया तब आती है जब पूरा का पूरा बजट भाषण पढ़ दिया जाता है। और अब तो विपक्ष की तरफ से आने ही लगा है, सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साध ली गई है। खासतौर पर जो सहयोगी हैं, सहयोगियों में एक टीडीपी को अगर हम अलग कर दें कि भाई उनके हिस्से में तो हर बजट की तरह इस बजट में कुछ ना कुछ तो आ ही गया है, लेकिन बाकी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे बिहार का मुद्दा हो या यूपी का हो। यूपी में वाराणसी के लिए तो कॉरिडोर मिल गए हैं, प्रधानमंत्री का भाई क्षेत्र है, लेकिन बाकी का यूपी अकेला वाराणसी नहीं है। यूपी का मतलब यूपी में 75 जिले हैं और अभी तक प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आ रही होगी निश्चित तौर पर। हालांकि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बहुत सारी तारीफ की और ये बताया उन्होंने कि पिछले 10-11 साल में पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति रही, महंगाई बहुत बढ़ गई, लेकिन हमने महंगाई को कंट्रोल में रखा है। तो महंगाई कैसे कंट्रोल में है? यहां तो महंगाई को लेकर अक्सर हाहाकार की स्थिति रहती है और कहा जाता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वित्त मंत्री के मुताबिक महंगाई को उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में रखा है, सरकार ने कंट्रोल में रखा है। लेकिन इसका ये बजट पेश होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा था? उन्होंने बहुत आशा भरी निगाहों से पहले भी नहीं देखा था। उसका कारण यह है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि यह बजट मुश्किल से 5-10% लोगों के लिए बनाया जाता है और उन्हीं के लिए यह बजट आएगा भी। खैर, क्या कहा था उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी? और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो क्या है पर कैपिटा इनकम?
तो ये बजट को लेकर पहले ही निराशा जताई थी और अब जिस तरीके से, हालांकि बजट के बाद अखिलेश यादव की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, आते ही हम आपको बताएंगे भी कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन बजट को लेकर बाजार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो बेहद निराशाजनक है। शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिर गया है, इस तरह से कह सकते हैं जैसे ही बजट भाषण पूरा हुआ। और लगातार बता रहे हैं अविनाश की बजट भाषण के दौरान एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि लाल रेखा से कभी ऊपर हुआ हो, यानी हरी रेखा की ओर गया हो। कुल मिलाकर शेयर मार्केट बिल्कुल गिरावट के साथ ही शुरू हुआ और बजट भाषण के बाद तो बिल्कुल धड़ाम हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत आज सुबह जब खुला तो फ्लैट ही था, लगभग करीब 70 पॉइंट नीचे खुला था और 30, 40, 50 पॉइंट नीचे चलता रहा। लेकिन जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ है उसके बाद से बाजार दबाव में ही बना रहा है। तो एक मतलब आमतौर पर ये होता है कि भाई वित्त मंत्री किसी घोषणा से अचानक ही शेयर मार्केट में वो दिखाई देता है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं दिखाई दिया। वो लगातार नीचे ही बना रहा। कुछ चैनलों पर जरूर वो ग्रीन पट्टी दिखाई जा रही थी, लेकिन हम जब भी चेक कर रहे थे मार्केट को तो हमेशा हमको वो रेड निशान में ही दिखाई दे रहा था। और जैसा कि चर्चा हो चुकी है कि बजट भाषण खत्म होने के बाद जिस तरीके से हाहाकार की स्थिति दिखाई दे रही है उससे सरकार जबरदस्त दबाव में भी दिखाई दे रही है और इसीलिए हमें बजट भाषण खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई बजट जो पेश किया गया है उसके कौन से पॉइंट हैं जो आम जनता को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें नौकरियों की कोई बात नहीं की गई है। इससे पहले भी इतने जो बजट पेश किए गए उनमें भी आप देखेंगे दावे तो बहुत किए जाते थे कि हम इतने रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन वो रोजगार कहाँ चले गए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अब तक सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई जो मनरेगा स्कीम है जिसको खत्म करके अब ये जी राम जी स्कीम लेके आए हैं और वो कहा गया है कि भाई अब 125 दिन रोजगार दिया जाएगा लोगों को। भाई उसके लिए आपने बजट में कितना प्रावधान किया है? अगर आप बजट का प्रावधान जो है अगर उसको बढ़ाएंगे, करीब उस दोगुना करना पड़ेगा बजट का प्रावधान, तभी आप उस योजना को एक तरीके से सफल कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि मनरेगा पर तो आप लगातार 2014 के बाद लगातार उसका जो बजट था उसको कम ही किया गया। बीच में जब कोविड का दौर आया था तो उस समय जरूर मनरेगा का बजट बढ़ा दिया गया था, क्योंकि सरकार की उस समय मजबूरी थी लोगों को काम देना था। उसके बाद तो लगातार कम किया गया है। और दूसरा जो MSME सेक्टर है जिसको आप लगातार जिसका प्रचार करते हैं, उसके लिए इस बजट में बहुत कुछ नहीं दिया गया है। पिछले 5 साल के ही जो आंकड़े देख रहे थे तो 1 लाख MSME के जो रोजगार हैं कंपनियां हैं वो बंद हो गई हैं और सबसे ज़्यादा 2025 में बंद हुई हैं। लगभग 40,000 कंपनियां सिर्फ 1 साल के अंदर बंद हुई हैं। तो उनके लिए सरकार कोई बहुत बड़ा प्लान लेके नहीं आई है। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि मेक इन इंडिया की, लेकिन मेक इन इंडिया के लिए आपके पास में कोई ऐसा प्लान नहीं दिखाई दे रहा है जिससे उसको बढ़ावा मिले। और यही कारण है कि जो सरकार का जो आयात और निर्यात जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब तक कोई ठोस प्लान आप नहीं बनाएंगे और उसको लागू नहीं करेंगे, आप सिर्फ घोषणाओं करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज है अविनाश जी, ये जो क्रिएटर्स हब बनाने की बात है 500 कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत से युवा हमारे जो है वो रील बनाकर बहुत अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको लगा होगा कि अब रोजगार की जरूरत नहीं है, तो उस सेक्टर को उन्होंने थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए क्रिएटर्स हब बनाए हैं। वहां लोगों को सिखाया जाएगा कि रील कैसे बनानी है, वीडियो कैसे बनाने हैं, यही सारी उनको जो वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा उस मकसद से। तो ये नहीं कह सकते हैं कि रोजगार के फ्रंट पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, रील्स बनाना कोई बहुत ऐसा रोजगार नहीं कि आपके पास बना ही रहेगा। अरे भाई, अभी किसी बंदे ने टिकटॉक के लिए रील बनाना शुरू किया, 4 साल में पता चला कि उसने 4 या 5 मिलियन फॉलोअर जोड़ दिए हैं और आपका चाइना से थोड़ा सा मन मुटा हुआ और आपने टिकटॉक बंद कर दिया, तो उसकी तो दुकान एक साथ बंद हो जाएगी। आज की तारीख में आप अमेरिका के साथ कुछ आपके साथ कोई रिलेशन बिगड़ जाए और आप कोई ब्रेक लगा दें, मालूम पड़ा कि ट्विटर बंद हो गया। हमारे पास तो ट्विटर के 20 लाख फॉलोअर्स थे, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। तो आप ऐसा रोजगार दीजिएगा जो कम से कम लंबे समय तक उसके पास चलता रहे। और ये कोई बहुत रोजगार नहीं है कि भाई आप इनके लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि 500 हब बनाए जा रहे हैं जहाँ रील्स बनाना सिखाया जाएगा। आप भाई रोजगार, भाई उनको AI के ट्रेनिंग दीजिए ना कि भाई जो भविष्य है वो AI का है, तो उसकी आप ट्रेनिंग दीजिएगा। आप वो तो काम नहीं कर रहे हैं।
कि भाई रील्स बनाइएगा, तो रील्स किसके बनानी है भाई? क्या प्रधानमंत्री का आपको प्रचार करना है? नहीं, वो हो सकता है कि उसी के लिए वो उन्होंने कहा था, तो अब उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे लोगों को बताया जाए कि ये भी एक रोजगार का तरीका हो सकता है। तो खैर क्या कुछ है, लेकिन जो मार्केट की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही निराशाजनक है। और ये जब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी तो क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश नजर आ रहे थे। धन्यवाद राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। हम जैसे ही बताने ही जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी प्रतिक्रिया तो उनकी नहीं आई है, लेकिन खुश बहुत दिखाई पड़ रहे थे। यानी मार्केट चाहे जितना डाउन हुआ हो, प्रधानमंत्री को इस बजट में बहुत आशा दिखाई पड़ रही थी। आशा इसलिए दिखाई दे रही है, मैं अभी देख रहा था कि मंदिरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, तो आशा दिखाई देगी ही। और चुनावी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, तो आशा दिखाई देगी, क्योंकि चुनावी राज्य हैं, वहां से जीत के आना है, जीतने की उम्मीद। क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी है, वो साड़ी आपने देख लिया, तमिलनाडु की साड़ी है, यानी कांजीवरम मजेंटा कलर। तो ये सब फोकस देखिए, जब अगर आप बजट की बात करें या कोई भी किसी भी विषय में बात कीजिए, अगर नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार की बात आप कर रहे हैं तो चुनाव की बात करनी पड़ेगी आपको सिर्फ यही देखना होगा कि हाँ, चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को फायदा है या नहीं है। और लेकिन यहां पर यह फायदा नजर नहीं आ रहा है। जिस ढंग से लगभग 2,500 पॉइंट आज सेंसेक्स गिरा है, शेयर मार्केट में जो हाहाकार मचा है, उसको अगर देखा जाए तो साफ लगता है कि यहां पर परिस्थितियां विपरीत चली गई हैं। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आएंगे, ये भी बता दे रहा हूं, थोड़ी देर में आएंगे, फिर वो पुश करने की कोशिश करेंगे, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करेंगे, फिर कहेंगे। क्योंकि देखिए, एक टैक्स स्लैब की बात हो रही थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव आ जाए, वो बदलाव नहीं दिखाए, वो नहीं आया बदलाव। और उसके बाद आप ऊपर से जो खरीदते हैं, वायदा कारोबार में आप जाते हैं, तो वहां पर आपको टैक्स जो एसटीटी है वो उसको बढ़ा दिया गया, 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। तो इस कारण एक हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा एक जो फोरकास्ट इस ढंग से होना चाहिए कि हाँ, 2047 तक भारत को हम किस दिशा में लेके जाएंगे, उसमें हमने बजट में जो एलोकेशन किया है वो क्या है, वो सामने नहीं रख पाई निर्मला सीतारमण। ये साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, उम्मीद तो जताई जा रही है कि अभी लगभग घोषणा हो रही है, जो कार्यक्रम और नीतियां बन रही हैं कि विकसित भारत यानी 47 का लक्ष्य तो रख दिया है, लेकिन बजट में बजट एलोकेशन किस तरीके से होगा, कैसे हम 2047 में लाएंगे, क्या रील और कंटेंट क्रिएटर्स के दम पर हम ले आएंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 है, इसमें सरकार का पूंजीगत खर्च 12,20,000 करोड़ रुपए का है, ये बताया जा रहा है। इतना खर्च करेंगे 12,20,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बनेगी, इसको लेकर जो अभी तक बात होती रही है, जिसको इन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कहां से लेके जाएंगे। आपने कई टैक्स लगा दिए हैं, आयुर्वेद के लिए 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाइए आयुर्वेद के। जो अभी तक बने हुए हैं, अब एम्स, उनका क्या हाल है? वही रायपुर एम्स में विनोद कुमार शुक्ल पड़े रहे और मर गए। इतना बड़ा आदमी वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन उस रायपुर एम्स को कैसे ठीक किया जाए, इसकी चिंता नहीं है आपको चिंता है कि मंदिर ठीक होना चाहिए, कॉरिडोर ठीक होने चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए एलोकेशन उसका ही कर दें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बजट में, और जो बड़े ऐलान हैं उनमें कई सारे देख रहा हूँ, 20 लाख प्रोफेशनल्स काम करेंगे। ABGC में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव सेंटर मुंबई में होगा, न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पूर्वी भारत में होगा। पूर्वी भारत क्यों? क्योंकि अब चुनाव है, वहां पे बनेगा। हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल्स खुलेंगे। ये कौन सी नई बात है? ये पुरानी वो है स्कीम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ये बनेंगे, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल ग्रिड बनेंगे। ये बहुत सारी चीजें आपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बड़े ऐलान, उसमें से ये है 5 राज्यों में 5,000 ई बस चलाई जाएगी, जिसमें अरुणाचल है, मिजोरम है, त्रिपुरा, बुद्ध सर्किट, ये पूरा का पूरा, इसमें 5,000 ई बसें चलाएंगे आप। अब इसकी डिमांड हो गई, ये कोई नया नहीं है, कोई नई चीज लेके, मैं वही देख रहा था कि कोई नई चीज आप लेके आए। पहाड़ी राज्यों में चलेंगी माउंटेन ट्रेन, नाम बदलने में माहिर हैं। क्या जम्मू कश्मीर में ट्रेन नहीं चल रही थी क्या? बिल्कुल। और ये सब ई बसें चलाना है, ये सारी चीजें, ये तो वहां की राज्य सरकारों का काम है, उनके बजट में भी ये चीजें आएंगी निश्चित तौर पर। खैर, एक बार देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे जब ये बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी। In addition,
handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this तो ये वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको काफ़ी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात ये राजीव जी, हम लोगों ने भी देखा कि लोकसभा अध्यक्ष भी काफ़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। नहीं, उनको तो प्रसन्न दिखाना पड़ेगा ना भाई। आप समझ लीजिए सरकार उनकी है। और आपने देखा ये राष्ट्रपति जी क्या कर रही थी। राष्ट्रपति जी दही शक्कर दही चीनी खिलाकर भेजी हैं। ये घर का मुखिया ठीक है भाई, आप राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति का एक ओहदा होता है। वो भी विजुअल्स भी हम लोगों ने देखा। राष्ट्रपति का एक ओहदा होता है, गरिमा। ओहदा छोड़ दीजिए, एक गरिमा है। राष्ट्रपति का ये काम नहीं है कि सरकार चला रहे हैं आप, एक परिवार थोड़ी चला रहे हैं आप ये परिवार ठीक है। हम लोग भी एग्जाम देने जाते थे तो माँ खिला देती थी, लो खा लो, अच्छा लिख के आओगे। लेकिन यहाँ पे आप सरकार चला रहे हो भाई, सरकार चला रहे हो, आप दही चीनी खिला रहे हो। ये क्या चल रहा है? तो इसलिए आपके पद की गरिमा को आपने खत्म कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे है, इनकी सरकार है। नरेंद्र मोदी अगर नहीं थपथपाएंगे बेंच तो फिर कैसे काम चलेगा? उनको पता है, उनके पास खबर आ रही होगी कि हाहाकार मचा हुआ है शेयर बाजार में, हाहाकार मचा हुआ है। अभी आपको क्या लग रहा है, यूजीसी का मामला दब गया है क्या? वो आप थोड़े दिन तक दबा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं। और ये राजकोषीय घाटे का लक्ष्य देखिए पूरा, ये राजकोषीय घाटा ये भी मैं देख रहा था। तो ओवरऑल आपको बताऊं कि चाहे वो और एक बात जो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है, बहुत ही जो बजट अभी यहाँ पेश किया गया वो बहुत सतही बताया गया है। अंदर क्या है अभी बहुत कुछ पढ़ना होगा, लेकिन बहुत सतही वो दिखाई दे रहा है। और 12,20,000 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा कैपिटल खर्च बताया गया है। फिस्कल डिफिसिट 4.45% रखा गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन विदेशी टूर करने पे आप अगर विदेश जाएंगे तो आपको TCS 2% जो है वो देना होगा। और इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 10% कर दी गई है। पहले 5% ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सेमीकंडक्टर, फिर उसके अलावा डिफेंस, फिर MSME, किसान, उच्च शिक्षा, इन सब पर ऐलान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत, इन सब पर फोकस रहा। आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में मुझे जहां तक लग रहा है अमलेंदु जी कि आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में ये सरकार जो है वो बजट का कबाड़ा कर रही है, ये दिख रहा है। माफी चाहूंगा, फिर अमलेंदु जी बोल दिया आपको मैं। जी बिल्कुल, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो बजट को लेकर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो जगह है ना, ये जगह थोड़ा सा वो गड़बड़ जगह है, यहाँ हमको बदलना पड़ेगा। यहाँ कभी मैं गलत नाम ले लेता हूँ, कभी उधर खड़े हुए चाहे आप हो चाहे अविनाश जी हो वो गलत नाम ले लेते हैं, या कई बार अमलेंदु जी भी ले लेते हैं। खैर, जो बजट में आप वही जो बात कर रहे हैं कि शेयर बाजार से जो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है बजट को लेकर वो बहुत निराशाजनक है। और वहीं से ये तय होता है कि बजट पर वास्तविक रिएक्शन उसकी क्या होनी चाहिए, आम जनता की, इन्वेस्टर की, जो उसमें जिन्होंने पैसा अपना लगा रखा है। क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो अपनी तरह से आएंगी, राजनीतिक अगर विरोधी है, सत्ता पक्ष के लोग हैं तो उनको अच्छा ही लगेगा। लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं आ भी रही हैं, हम लोग देखते हैं डीएमके जी क्या होता है, आप प्रतिक्रिया लीजिएगा। इसमें एक बात और होती है कि FIIs जो हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भी पैसा निकालते हैं। आपका पैसा एक जगह से नहीं जा रहा है। जो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हम आप जैसे लोग, वो तो पैसा निकालते ही हैं। उसके अलावा जो बाहर के लोगों ने पैसा लगाया है वो निकाल के ले जाते हैं, तो उनका पैसा बड़ा होता है, ह्यूज अमाउंट होता है।
जबरदस्त घाटा होता है। शेयर बाजार में जो अभी धड़ाम हुआ है शेयर बाजार, और उसका कारण यही है। अब आप विदेश टूर करने जाना सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी आपको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, जो वो बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये है। लेकिन ओवरऑल इस बजट में अगर कहा जाए कि इस बजट से आप एक लाइन में अगर पूछा जाए कि इससे क्या उम्मीदें निकाली जाएं, ये बजट कैसा है, तो मैं कहूँगा ये बजट भटकाव वाला बजट है। ये आपको बहुत ज़्यादा ये बजट भटकाता है। इस बजट में 2047 का कोई रोड मैप नजर नहीं आता है। इस बजट में वही है, पुराने चॉकलेट को नए रैपर के साथ आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, वही है। ये पुरानी चॉकलेट है नए रैपर के साथ, यानी पिछले साल, और इसमें पूरा फोकस चुनावी राज्य को देखकर किया गया है, ये दिख रहा है। और सुबह से वही हो ही रहा है। वो जो साड़ी पहन के आई हैं निर्मला जी, उससे साफ समझ में आएगा, वहीं से शुरुआत हुई है। तो यही है। लेकिन आपको वही, अब जिस तरह से पिछला बजट जो था तब भी चर्चा थी कि किस तरह से बिहार और वहां पर आंध्र प्रदेश पर फोकस्ड था, और अब की बार जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां को लेकर, और इसको कैसे बड़ा बनाया जाए, तो राज्यों की योजनाओं को, जो वहां की राज्य सरकारों को काम करना चाहिए, उसको भी इस बजट में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक बसें चलाना, इस तरह की तमाम घोषणाएं। खैर, क्या कह रही है डीएमके की सांसद कनीमो जी इस बजट को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। Budget expectations, ma'am. From the budget, ma'am. They have to give a lot of funds to Tamil Nadu, at least with the elections in close quarters. I hope they do something for Tamil Nadu. जी, तो ये इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप बताते हैं। लेकिन पहले ही तमाम नेताओं को ये कहा गया था, तब जो विपक्षी नेता हैं वो पहले से ही निराशा जता रहे थे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अखिलेश यादव को सुना, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि केवल 5% लोगों के लिए ये बजट बनना है, उससे क्या उम्मीद लगाई जाए। जो उस 5% में आते हैं वो लोग उम्मीद लगाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसो मार्केट की प्रतिक्रिया रही तो लग रहा है कि उनकी उम्मीदें भी धराशायी हो गई। 5% के लिए पूरी सरकार तो 5% के लिए है, और राहुल गांधी के शब्दों को उधार लें तो फिर ये 2+2 की सरकार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उधर अदानी और अंबानी, 4 लोगों की सरकार। 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही तो राहुल गांधी बताते हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव यहाँ कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं। और इस बजट से तो उम्मीदें जिन लोगों को भी, और खासकर मिडिल क्लास को जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पे बिल्कुल पानी फेर दिया निर्मला सीतारमण ने। और आप देखिए, कुछ चीजें मैं देख रहा था जिसमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है जीडीपी का 4.3% इस बार रखा गया है, पिछली बार 4.4% रखा गया था। और फिर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद लोगों ने की थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो, कुछ राहत मिले, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। इसके बाद नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है। जो नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आए, जिसको पास करवाया, उसको अब 1 अप्रैल से उसको लागू करने जा रहे हैं। उसका भी असर यहां दिखाई दे रहा है। विदेशी टूर करने आप जाएंगे तो TCS 5 से 20% से घटाकर इसको 2% कर दिया गया है, और कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं है। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी आप बाहर से अगर कुछ खरीद के लाना चाहते हैं, सोना चांदी, उसको अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब लेके आना चाहते हैं, दुबई घूमने जाएंगे तो कुछ सिक्के उक्के लेके आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा। अगर तो विमान के पार्ट्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, और फिर रॉ मटेरियल्स हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इन सब में छूट खत्म हो गई है। ये छूट है या खत्म कर दिया गया, ये है। फिर सेमीकंडक्टर जो है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो हम लोग लिख भी रहे हैं, वो बनाने की घोषणा है। बायोफार्मा सेंटर के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया है। फिर उसके बाद डिफेंस सेक्टर में बड़ा बूस्ट लाने की कोशिश हो रही है। और लेकिन यहाँ पर डिफेंस की बात है तो डिफेंस की बहुत सारी चीज़ों को यहाँ ओपन नहीं किया गया है। रक्षा बजट क्या है ये बताना चाहिए, क्योंकि अभी आप राफेल खरीदने की बात कर रहे हैं तो कितना बजट आपने रखा है वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं समीर जी, जिसमें हमको लगता है जैसे फ्यूचर्स
मेनली फ्यूचर्स पर, फ्यूचर्स मतलब सिक्योरिटी, ये जो सेंसेक्स शेयर बाजार जो है मार्केट, इसमें एसटीटी 0.02 से बढ़ाकर जो 0.05% कर दिया गया, यानी 0.03% बढ़ा दिया गया। इस कारण हाहाकार मचा हुआ है यहाँ शेयर बाजार में। और फिर कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां भारत में सस्ती होंगी, ये बताया जा रहा है। तेंदु पत्तों पर टीसीएस घटकर 2% हो गया। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा पता आपको कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और 2028 में इलेक्शन है, उससे पहले थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश, तैयारी है। तो जब मोदी जी की सरकार अगर कुछ भी लाती है तो मेरा तो दिमाग उधर ही चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन से मामला है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं तो भाई इलेक्शन मोड में रहता हूं हमेशा। पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट है, जूते और बैटरी सस्ती होंगी। जूता खरीदना सोच रहा था मैं, अब सस्ती हो जाएंगी तो जाके खरीदूंगा। तो जूते सस्ते हो गए हैं, जूते जिनको खरीदना हो जा सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। बैटरी बनाने का सामान और सीमा शुल्क में छूट है, ये सब है। तो ओवरऑल बैटरी तो नहीं चाहिए, खैर मोबाइल में बैटरी आती, लेकिन जूते खरीदना हो तो जरूर जाकर आप पूछ सकते हैं कि कब से भैया सस्ता कर रहे हो। ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बजट है ये कंफ्यूजिंग बजट है। निर्मला सीतारमण जी अब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनके पास 9वीं बार एक्सपीरियंस होल्डर। इस बजट की खासियत क्या है? खासियत यह है कि आज रविवार का दिन है, आप भी आराम कर रहे होते, मुझे अभी घूमता हुआ आईना का टेक्स्ट तक लिखना भी कुछ नहीं कर पाया हूं, और बैठ के हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, बजट पे चर्चा। क्यों? क्योंकि आज रविवार, ये जिद है कि 1 तारीख को हमको बजट करना है, वो चाहे रविवार का दिन हो या वो कोई भी दिन हो, हमको बजट। तो ये भारत के इतिहास में आजाद भारत, ये रिकॉर्ड में रहे कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसकी सरकार थी? तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। कौन थी वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण थी। 9वीं बार जो आई थी बजट पेश करने के लिए 2017 के बाद, और उन्होंने आज रविवार को बजट पेश किया था, और ये दिख रहा है। लेकिन रोड मैप नजर नहीं आ रहा है 2047 का। मैं बार बार वही कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी उम्र लंबी हो, लेकिन देखना चाहिए। जी बिल्कुल, कि विकसित भारत इस बजट से उसकी दिशा कहां दिखाई पड़ रही है। खैर सुनते हैं केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और सांसद हैं। बजट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। केरला total disappointment for Kerala. Total disappointment for Kerala. Last 7 years they are promising, last 10 years they are promising that AIIMS is going to give to Kerala. In this budget also no mention about AIIMS for Kerala. If you think about the tourism sector, Ayurveda sector, health sector, everything, Kerala has a very big contribution for this country. Nothing concretely for Kerala. What they are given to Kerala, some announcement, general announcement regarding some industries, and then one corridor for mineral resources. These are all for, for whom they are announcing all these things. This budget is not for common people. It's this budget for big corporates. Sabri rail issue was also been. No, ma'am. Then I don't know how much they are earmarking for Manrega. We would like to know about that. We will see the details and we will comment on details. Market has crashed, sir. It means that. तो शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट इस बजट के बाद, बजट पेश होने के बाद 1.5 घंटा लंबा बजट भाषण दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में, और लगातार शेयर मार्केट गिरता रहा, डिप होता रहा। और जब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हालांकि कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल के अभी उसको और देखा जाएगा, लेकिन बजट अगर 5% लोगों के लिए ही बन रहा है तो फिर आम लोगों को क्या मिलेगा। और जो आम लोगों की सबसे ज्यादा निगाह जिस पर रहती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। शेयर बाजार की आप बात कर रहे थे, वही मैं देख रहा हूं, अभी आपको कह रहा था बिना देखे हुए, अब देख रहा हूं कि आज की गिरावट का एक प्रमुख कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली, FIIs की जो मैं बात कर रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पैसा निकाल के भाग रहे हैं यहां से, मोदी जी पकड़ नहीं पाएंगे, वो कहां दूर चले जाएंगे, ऐसे भी एब्स्टिन फाइल आ गई है। तो इसलिए यहां मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स झोला उठा के जा रहे हैं, डॉलर लेके जा रहे हैं। तो इसलिए ये तकलीफ है जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि आप खरीदेंगे तब भी शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, चाहे खरीदा या बिक्री, आपको अब महंगा देना पड़ेगा टैक्स।
वो तो घाटा होगा ही उसके अलावा। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि कितना ज्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स रहे, शेयर मार्केट लगातार डिप लगाता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो शेयर बाजार की ये बात है। लेकिन आप दूसरी बात बोल रहे थे टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब में उम्मीद थी लोगों को कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है लोगों की, उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है, अब आपकी सैलरी आज की तारीख में अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए तक तो ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए से जहां ऊपर हुई सैलरी आपको उस पर टैक्स देना होगा। और टैक्स में वैसी छूट नहीं है, ठीक ठाक महंगा टैक्स देना होगा। इसलिए यहाँ पर जो मिडिल क्लास है वो परेशान है, और ये परेशानी होनी भी चाहिए। देखिए, 2 पार्ट में हमेशा जब बजट पेश किया जाता है, 2 पार्ट में पेश किया जाता है। जो पहला पार्ट है उसमें आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, रोड मैप बताते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, देश ने अभी तक किन किन चीज़ों को। दूसरा जो पार्ट है वो होता है पब्लिक के हित में हम क्या काम करने जा रहे हैं, जो जनरल हमारी जो जनता है उसके लिए। और जनता को क्या चाहिए? उनको चाहिए सस्ती चीज़ें जो है सस्ती चाहिए, यानी टैक्स में कम देना पड़े, ये हो, महंगाई जो है उस पर कंट्रोल आए। ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी खाली यहां नजर आ रहा है। पार्ट बी यहां पर वो नहीं दिख रहा है कि यहां सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो। पार्ट बी खाली दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये पूरा का पूरा मार्केट यहां पर अभी भी 1000 पॉइंट गिरा हुआ है। जी बिल्कुल। और हमारे साथी अविनाश कुछ और इंफॉर्मेशन लेके आया। हाँ, नहीं, एक तो जो रक्षा बजट है, जबकि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, और ये कहा जा रहा था कि रक्षा बजट जो सभी देश जो अपना जो टोटल जीडीपी है उसको उसका 5% के तरफ लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम देशों की तरफ से तो उसको बढ़ाया भी गया है। लेकिन जो भारत सरकार ने जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें रक्षा बजट में बहुत ही मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार का जो रक्षा बजट था वो 6.8 लाख करोड़ का था, जिसमें करीब 1 लाख करोड़ की और बढ़ोतरी कर दी गई है, और इस बार वो 7.8 लाख करोड़ का हो गया है। और उस सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तमाम जो सेना है, जो खासतौर पर वायुसेना की तरफ से जो लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया जो काफ़ी समय से लटकी हुई है, क्योंकि बजट नहीं मिल रहा है। वायुसेना करीब 350 लड़ाकू विमान तत्काल उसकी ज़रूरत है, और इसको लेकर तमाम चर्चाएं तो चल रही हैं कि भाई आप रूस से खरीद रहे हैं या फ्रांस से खरीद रहे हैं। कई बार ये भी आता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का भी दबाव है कि भाई हमारा विमान ले लीजिएगा आप। तो लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऐसे में साफ है कि इस बार भी जो सेना को जो शस्त्र हैं वो नहीं मिल पाएंगे। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि आप चाइना से की तरफ से जो बॉर्डर है वहाँ टेंशन बना हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर पर टेंशन बना ही हुआ है, और अब बांग्लादेश का बॉर्डर भी उसी तरीके का हो गया है। लेकिन रक्षा बजट में इस बार कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं की गई है, और जो बढ़ोतरी की गई है करीब 14% की है, वो सब पेंशन में और जो वेतन भत्ते हैं उनमें चली जाती है। और वही स्थिति रेल बजट को लेकर भी है। रेल बजट में तो रक्षा बजट में तो 14% की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन रेल बजट में सिर्फ 8-9% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार का जो रेल बजट है वो 2.78 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार 2.55 लाख करोड़ का था, और उसमें 2,55,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,78,000 करोड़ रुपए मात्र किया गया। यानी आप सिर्फ यहाँ पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं। यानी पिछला ही बजट है ये रेल में। और जबकि रेल एक समय अलग उसका एक बजट होता नहीं। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा काम क्या लगता है पता है आपको? मोदी जी को सबसे अच्छा काम हरी झंडी दिखाना लगता है। हरी झंडी दिखाने के लिए कम से कम कुछ लाख रुपए और भी सरकारी बजट से ले लेते तो अच्छा रहता ना। ये पिछला बजट ही लेके आ गए हैं, इतने में तो सैलरी नहीं जाएगी, इतना तो सैलरी में चला जाएगा भाई। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं तो उतना तो हरी झंडी के कार्यक्रमों में खर्च हो जाएगा। हाँ, उसमें खर्च हो जाएगा। और रेल में अगर पहले रेल बजट अलग से होता था, और इसलिए रेल बजट को लोग देखते भी थे, आप जैसे लोग, हम लोग काफ़ी इसके लिए पढ़ते थे, उस पर काफ़ी चर्चा होती थी। लेकिन रेल बजट का अब आज हम क्या बात कर रहे हैं? एक मैंने आपको बताया माउंटेन ट्रेन चलाने की बात हो रही है। माउंटेन ट्रेन क्या है? हिमाचल में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी है। ऑलरेडी वही है ना, पुरानी चॉकलेट नया रैपर उस पे और दे दिए सामने वाला। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? बजट की पर उनकी प्रतिक्रिया आई है, पहले भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन बजट के बाद क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। यही हाल रहा
तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। उत्तर प्रदेश के इस बजट में ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की। अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि ना गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर तो कोई फैसला नहीं। और वही बात कह रहे हैं कि विकसित भारत तो कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। शिक्षा पर तो आपका कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो शिक्षा तो वैसे भी शायद ऐसा कहा जाता है, विपक्षी दलों का ही आरोप है कि शिक्षा तो उनके एजेंडे में रहता ही नहीं। भारत को अगर विकसित बनाना है तो पहला काम करना होगा शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य। ये 3 जो मूल अधिकार हैं लोगों के, उस अधिकार को यहाँ मुहैया कराना पड़ेगा सरकार को। शिक्षा पे आपका ध्यान नहीं है, रोजगार पे आपका ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पे आपका ध्यान नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो कहाँ तक कितना आप लेके जा रहे हैं, उस पर कितना खर्च करने जा रहे हैं। इस देश ने कोरोना काल की आपदा को भुगता है, उसके बाद भी आप लगातार सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में हैं। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा उससे बाहर निकल के आते तो ये बजट कुछ और होता। और उसके अलावा अब विदेशी निवेशक भी आपके देश से भाग रहे हैं। आज जिस ढंग से बिकवाली हुई आपने देख लिया कि जैसे ही बजट की शुरुआत होती है सोना गिरता है, चांदी गिर जाती है। दोनों कल से लेकर आज तक लगभग 1.5 लाख रुपए चांदी गिरी है, लगभग 1.5 लाख, 1,37,000 रुपए चांदी की गिरावट, कम नहीं। 3 दिन के अंदर लगभग 30,000 रुपए सोने की कीमत में गिरावट। हालांकि ठीक है ये एक बढ़ा हुआ था, एक ऊपर वाला था, लेकिन उसमें गिरावट। तो एक तरफ आप ये गिरावट देख रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप शेयर बाजार में आप चले गए तो आपको टैक्स देना होगा। आपने खरीदा तब टैक्स, आपने उसको बेचा तब, मतलब खरीद रहे हैं तब भी, खरीद लिया आपने कोई सामान। शेयर बाजार ऐसा है, जो लोग समझते होंगे उनको वो जानते हैं अच्छी तरह से। शेयर बाजार में आप एक बार घुसते हैं तो आप कुछ खरीदते हैं, तब तो शेयर उस कंपनी का आपके पास है। जब तक शेयर रखें, आज न कल आप बेचेंगे उस शेयर को। उस शेयर को जब बेचेंगे तब भी टैक्स देना होगा, जब खरीद रहे हैं तब भी और जब बेच रहे हैं तब भी। और वो टैक्स की कीमत भी बढ़ा दी गई, धड़ाम हो गया। तो पहले सोना चांदी गिर गए, उसके बाद में फिर शेयर बाजार में हाहाकार मच गया, उसके बाद अब मिडिल क्लास में हाहाकार मचा हुआ है। और फिर विकसित भारत बना लीजिए, फिर नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाएं और निर्मला सीतारमण जी कांजीवरम की साड़ी पहने, मजेंटा कलर की साड़ी पहन के आए और चुनाव में वोट लेके जाएं। यही दिख रहा है, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल, बजट पूरा देश के बजाय वो चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बन रहा है और पिछले काफी समय से ये दिखाई पड़ रहा है। पिछला बजट
बिहार और आंध्र प्रदेश पर केंद्रित था और इस बार का बजट जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, दक्षिण भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, उन पर केंद्रित है। क्या कुछ कह रहे हैं शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद हैं, केरल से आते हैं, वहां भी आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट पर? क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा के, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका। तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने। तो ये अभी डिटेल नहीं पढ़ा है, लेकिन केरल को लेकर बहुत ज्यादा उन प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ रहे हैं शशि थरूर। बिल्कुल, वो प्रसन्न अब दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी मीटिंग हो गई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो वो भी है, हंसती हुई तस्वीरें तीनों की थी। लेकिन खैर, ये पॉलिटिकल बात है। दूसरी बात, वो सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि केरल को लेकर, फिर कोकोनट इंडस्ट्री को लेकर जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर चुनावी राज्य है और चुनावी राज्यों को साधना है, तो वहाँ पे राहुल गांधी का एक आप देखते होंगे कि वो उन लोगों से मिलते हैं जो आम जनता से जिनका जुड़ाव है, चाहे किसी भी ढंग से। वो अगर कामगार हैं तो उनसे जरूर मिलते हैं राहुल गांधी, कामगारों से मिलके, क्योंकि कामगारों का बहुत ज्यादा जुड़ाव आम जनता से होता है, और उनसे आप समझ पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, किस ढंग से हमको बजट को लेके आना है, जब और जरूरत क्या है। समीर जी, होता यही है कि आप देखिए, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं शिक्षा बजट 1,39,000 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट, हेल्थ बजट 1,05,000 करोड़ रुपए का बजट है ना। तो ये सब, अब गृह मामलों के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट, ये सब जो है, परिवहन के लिए 5,98,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन आपने एक चीज केयर किया कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक वाले स्लैब में है 1,00,000 इतने हजार, 1,00,000 इतने, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था। रक्षा बजट आपने किया है, डबल लगभग कर दिया रक्षा बजट को। पिछली बार 7 के लगभग था, इस बार 14 के लगभग आप लेके चले गए, तो ये रक्षा बजट आपने डबल कर लिया। लेकिन मनरेगा का बजट कहाँ है? मनरेगा यानी वही विकसित भारत जी राम जी का बजट कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। आपको कहीं दिखा हो जरूर बताइएगा। तो अब ये कोकोनट प्रमोशन स्कीम की घोषणा हुई है, लेकिन कोकोनट प्रमोशन स्कीम में क्या महात्मा गांधी हैंडलूम योजना लाई जाएगी? महात्मा गांधी हैंडलूम योजना लाई जाएगी क्या? महात्मा गांधी हैंडलूम योजना पहले नहीं है क्या? मतलब महात्मा गांधी हैंडलूम योजना के नाम से नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये तो दिखता है ना कि यहाँ पे खादी को प्रमोट करने के लिए सरकार आज से नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल से खादी को, और जब गांधी जी जिंदा थे उस समय से खादी को प्रमोट किया जा रहा है। विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, उसको जलाना, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए इसमें अगर कुछ नया रहता तो बात होती। नया नहीं है। कृषि बजट 1,62,000 करोड़ रुपए का देख रहा हूं, कृषि का बजट 1,62,000। अब आप इन चीजों को अगर दूसरे ढंग से देखें, पिछले साल की तुलना में बनिस्बत, उस पिछली बार क्या था, इस बार क्या है, तो बहुत कम इसमें आपको फर्क दिखेगा, बहुत कम इसमें, जैसे कुछ हजार करोड़ रुपए का ही उसमें की ही बढ़ोतरी दिखेगी। इसमें बढ़ोतरी चाहिए, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल इसमें कृषि बजट, रेल बजट, ये सब पहले आपको याद होगा किसी जमाने में कृषि बजट भी अलग से आता था, लेकिन वो कृषि बजट भी अब आपने उसमें कर दिया। फिर रेल बजट को भी आप समाहित आप कर दिए, और आप उसमें खुल के बात नहीं करते हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ अखिलेश यादव कह रहे थे महत्वपूर्ण बात, कि मिडिल क्लास के लिए जो फोकस होना चाहिए था वो फोकस नहीं है। यहाँ कुछ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जो व्यापारी हैं, अब सोचिए इम्पोर्ट ड्यूटी आपने घटा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर इस देश के गरीबों का आपने कितना भला किया, ये बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी। इम्पोर्ट ड्यूटी घटा के
जाके आपने जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो क्या विदेश जाके सामान खरीद के लाते हैं क्या? आपका फोकस यहाँ झुग्गी झोपड़ी और मिडिल क्लास पे होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं दिख रहा। गरीबों का बजट ये नहीं है, ये साफ दिखता है। समीर जी, यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 5% लोगों के लिए बजट बन रहा है और वही होगा। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये विकसित भारत कैसे दिखेगा? शिक्षा पर आपका बजट बढ़ ही नहीं रहा है और जरूरी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य पर बढ़ नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? रोजगार आप नहीं दे रहे हैं और किस तरीके से ये बजट इसको लेकर आप कैसे कहेंगे कि इससे हम विकसित भारत बनाएंगे? हालांकि जो सरकारी, जो हम लोगों ने देखा, अभी प्रधानमंत्री भी बड़े प्रभावित नजर आ रहे थे और बाद में बजट पेश होने के बाद कितना भी शेयर मार्केट डाउन हुआ हो, लोगों को निराशा हो या सोने चांदी के भाव गिर गए हों, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को बजट में बहुत उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। माधव के वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि बजट बहुत ही बढ़िया है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कि इस बजट के बारे में, बजट से उनको क्या उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। तो हम सुनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को और निश्चित तौर पर उनको बजट बेहतर ही समझ में आ रहा होगा, चूंकि सरकार में है, बेहतर लगना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बेहतर लगना चाहिए और इसलिए सरकार में है। जैसे नरेंद्र मोदी मेज थपथपा रहे थे, वो भी थपथपाएंगे। और ओम बिरला को आपने बताया कि वो किस ढंग से मुस्कुराते हुए बहुत बिल्कुल गौरवान्वित फील कर रहे थे कि देखो 9वीं बार तस्वीर में दिख रहे थे बाकायदा। हम लोग चाहेंगे फिर देख लेंगे, पहले सुन लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा है। On every sector of the Indian economy, it's a budget for every citizen. सबका साथ and सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11. तो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, संचार मंत्री, उनको इस बजट के हर सेक्टर में, इकोनॉमी के हर सेक्टर में के लिए इस बजट में सब कुछ है। जी बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रहेगा ही। लेकिन जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं इसी बजट पे कि हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन 90 मिनट बाद ही ये स्पष्ट हो गया कि बजट 2026-27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था उसके मुकाबले ये कहीं कमतर रहा, ये पूरी तरह फीका साबित हुआ। भाषण भी पारदर्शी नहीं था, भाषण भी ट्रांसपेरेंट नहीं था, क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इससे साफ ये जो 4 लाइन है, भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 90 मिनट का भाषण, हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, 1.5 घंटे का हम लोग कह भी रहे थे, 1.5 घंटे का हुआ इनका, लेकिन ये देखिए जयराम रमेश का यहाँ पे साफ ये है उनका जो ट्वीट है कि भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि हर सेक्टर को सब कुछ मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहना भी पड़ेगा, हाँ वो तो कहेंगे ना, और लेकिन ये है कि हर सेक्टर को मिला है तो बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बजट पिछला था, उस बजट के पिछला बजट और अभी के बजट नहीं, वो तो हम लोग रख देंगे, पिछला बजट और अभी के बजट को सामने रख दें, तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि पिछली बार अगर शिक्षा के लिए 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, तो इस बार क्या उसको 2 लाख 2.5 लाख कर दिया गया? क्या स्कूलों के निर्माण की बात हुई? पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा, सीना ठोक के कहते हैं आप कि इतना पॉपुलेशन वाला देश है, तो इसके लिए स्वास्थ्य के क्या की सुविधाएं हैं आपके पास? डॉक्टर्स कितने आप बना रहे हैं? भाई डॉक्टर्स आए वहां यूक्रेन में, वहां बच्चे वहां जो पढ़ रहे थे वापस आ गए, उसके बाद आप उनकी पढ़ाई के लिए आपने क्या किया ये बता देते ना। वो तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां जंतर मंतर पे,
तो इसलिए इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप? शिक्षा की व्यवस्था कैसे आप सुदृढ़ करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ करेंगे आप, ये कह दीजिए। महंगाई आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यही सारी चीजें होती हैं। आप हवाई बातें लेकर आएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं इससे हम देश को बहुत गौरव, यहाँ के लोगों को गौरवान्वित फील कराएं, तो वो संभव नहीं है ना, वो नहीं दिखता है। समीर कह रहे हैं जयराम रमेश की बहुत ही कंफ्यूजिंग है और क्या कुछ कहा है। हालांकि अभी ये भी बात कही जा रही है कि इसको पूरी तरीके से जब देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा तो और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन जो बजट भाषण से जो चीज़ें दिखाई पड़ी हैं, क्योंकि जो मूल सार होता है बजट भाषण में वही सारी बातें होती, तो अब अंदर क्या कुछ होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन जो मुख्य प्रतिक्रिया बजट से दिखाई पड़ रही है मार्केट की, बाजार की, वो बहुत ही निराशाजनक है। अब आगे और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, किस तरीके से तमाम सेक्टर्स के लोग, राजनीतिक क्षेत्र के लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर रहेगी हमारी निगाह और लगातार इस पर आपको बताते रहेंगे कि किस सेक्टर को, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कह रहे हैं कि सभी सेक्टर को बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन उस सेक्टर्स के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, और हमारे साथी अविनाश और यश भी इसमें शामिल हुए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस पर अभी और भी चर्चाएं होंगी और भी आपको जानकारी मिलेगी। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।